नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मणिपुर में हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। जब लगता है कि माहौल में थोड़ी सी शांति आ रही है, तभी फिर से हिंसा भड़क उठती है। हिंसा की आग में पूरा मणिपुर जलने लग रहा है। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद मणिपुर अब तक शांत नहीं हो पाया है। लगातार लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दरअसल मैतेई, नागा और कुकी समुदाय के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध जनजातीय समुदाय का दर्जा देने की मांग को लेकर जताया जा रहा है, जिसमें पूरा राज्य सुलग रहा है। मणिपुर के बेकाबू हालातों को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों यानी कि 3 दिनों के दौरे पर मणिपुर में हैं और हालातों की समीक्षा भी कर रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ लगातार उनकी चर्चा हो रही है। मणिपुर को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होगी, समीकरण क्या बनाए जाएंगे, आगे मणिपुर को कैसे इस आग में जलने से रोका जाए, राज्य में शांति बहाली की अपील की जाए, उस पर समीक्षा हो रही है। तो वहीं लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार दंगाइयों पर सख्त एक्शन ले और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर मणिपुर में बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है? कौन है जो इस हिंसा को भड़का रहा है? कौन है जो चाहता है कि मणिपुर यूं ही जलता रहे? कौन है जो ये नहीं चाहता कि मणिपुर एक शांत राज्य के तौर पर स्थापित हो? ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि वहां मैतेई समुदाय है जो लगातार अपने आरक्षण को लेकर के मांग कर रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया, नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऑलरेडी मैतेई बहुसंख्यक वर्ग में है पूरे मणिपुर में, उनको ऑलरेडी तमाम चीजें मिली हुई हैं। ऐसे में अगर उन्हें आरक्षण भी, जैसा कि हाईकोर्ट ने, हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट ने अभी पिछले महीनों हाईकोर्ट ने यह कहा था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातीय की कैटेगरी में दे दिया जाए। उसके बाद हिंसा वहां भड़क गई। वहां नागा और कुकी समुदाय के जनजातीय लोगों ने हिंसा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि हम जनजाति हैं, उनको ऑलरेडी आरक्षण है, साथ ही बहुसंख्यक है। उसके बाद अगर ये आरक्षण उन्हें दे दिया गया तो पूरा का पूरा जो मणिपुर है उनके कब्जे में आ जाएगा। तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम सवाल हैं। ऐसे में अब खबर यह है कि लगातार मणिपुर जल रहा है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे हिंसा में विद्रोही गुट जो हैं वहां के लोकलाइट्स, उनकी एंट्री हो गई है। हर रोज वहां लोग मारे जा रहे हैं। इन सब पर बारीकी से हम नजर डालेंगे। कई सवाल हैं मणिपुर को लेकर के, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले आज दिन भर मणिपुर को लेकर के क्या कुछ चला है मीडिया में, सुर्खियों में, देश भर में, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद तमाम मेहमानों से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। All the people of the state to take up measures so that we can have a peaceful coexistence in the state of Manipur. Now the time is unity we need. Unitedly we have to fight back. Unitedly we have to stand together. There should not be divisions within the people of the state. These issues is very complicated and it should be settled only through constitutional provisions and the dialogue. So I want to appeal to the people of the state to live violent. देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में और गृह मंत्री का पद आदरणीय अमित भाई ने संभाला है, उसके बाद में जो देश के अंदर शांति बनी है, आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। और इसी भारत के अंदर आप देखते थे हर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मार्केट के अंदर लिखा होता था कृपा करके देख ले, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। इतनी शांति के बाद कोई राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं जो देश के अंदर ऐसा विघटनकारी कार्य कर रही हैं और हम उसमें सचेत हैं। अमित भाई वहां गए हैं। मणिपुर वालों को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को हमने एक भाईचारे के साथ पूरा देश का एक अभिन्न अंग के रूप में हमने जागृत करने का काम किया है। उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। जो मेमोरेंडम आपके पास है, जो हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने राष्ट्रपति को आज सुबह सौंपा था, उसमें आप देखेंगे
12 पॉइंट है, 12 बिंदु हैं। ये एक 12 पॉइंट का एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि फिर से मणिपुर में शांति, सद्भावना वापस लौट आए। तो कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा गया है। सवाल है उसमें, कांग्रेस कह रही है कि हम भी शांति बहाली चाहते हैं मणिपुर में। हालांकि इसका राजनीतिकरण भी बहुत जोरों से किया जा रहा है मणिपुर की हिंसा का। अब इसमें बहुत सारे एंगल हैं, राजनीतिक भी, 2024 भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी। अब इसी पर हम बातचीत करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर टीना कर्णवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। श्याम सुंदर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले हम रुख करेंगे, श्याम सुंदर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रुख श्याम सुंदर जी का इस कारण से क्योंकि श्याम सुंदर जी ने नॉर्थ ईस्ट को एज एन पत्रकार बहुत भलीभांति देखा है, समझा है, जाना है। सबसे पहले मणिपुर में ये जिस तरीके का उद्घोष है, ये लड़ाई है, जनजातीय समुदाय, आरक्षण, ये बहुत पुराना विवाद है। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो बहुत पुराना विवाद है, जो अब धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है कि इसमें पूरा का पूरा जो मणिपुर है वो लगातार जल रहा है, झुलस रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 3 मई से ये हिंसा चल रही है और बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक स्थिति है मणिपुर में, और जितना जल्दी हो सके इसको नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। इसके जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो होने चाहिए, और नेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान मणिपुर की तरफ शुरुआत में नहीं गया। आज आप चर्चा कर रही हैं और भी नेशनल मीडिया में मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ये एक अच्छी बात है, पहले होनी चाहिए थी। मणिपुर हो या पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हों, हम और आप सभी जानते हैं कि देश के जो जनजातीय इलाके हैं उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, अनुसूची 7 है, और वो संविधान निर्माताओं ने प्रोविज़न इसीलिए किए थे कि खास परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, और ख़ास तौर पे अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन राज्यों के जो आदिवासी या जनजातीय समुदाय हैं उनका अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ज़मीन के साथ जो उनका जुड़ाव है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेके जिस तरह का असर्शन उनमें देखा जाता है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जब ये पूरा मामला आया कि उनको जनजाति की सूची में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपनी एक तरह से सीमा को लांघ के अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके एक टिप्पणी की, बहुत सावधान और बहुत सतर्क तरीके से सरकार को उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उस पर कदम उठाने चाहिए थे। और जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उस पर लगातार संसद में बहस होती रही है। विपक्ष लगातार सरकार को ये सलाह देता रहा है कि इस पर कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाना चाहिए, इस पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चर्चा कराई जानी चाहिए। तो ये संवेदनशील मामले हैं, जब मणिपुर जैसे हालात होते हैं तो हम इस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। अदरवाइज आपने कहीं नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं की होगी कि अनुसूचित जनजाति की सूची पर कितनी बार शीतकालीन सत्र में या उससे पहले के सत्रों में बहस हुई है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं कि पहले ही केंद्र सरकार को जाग जाना चाहिए था। मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है और आज जिस कगार पे पहुंच गया है उसे पहले ही संभाल लिया जाना चाहिए था। अगर पहले ही केंद्र सरकार दखल अंदाजी करती तो शायद मणिपुर आज इस तरीके से ना जलता, जहां केंद्र सरकार ने आज प्रभावित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया। क्या कहेंगे? हर चीज का सॉल्यूशन वैसे मुआवजा होता नहीं है। खेमचंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल आपकी आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर है। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए खेमचंद जी की।
प्रीति जी नमस्कार। मैं मानता हूँ कि हर एक चीज का सॉल्यूशन, जैसा आपने बोला, कंपनसेशन नहीं होता, लेकिन कंपनसेशन भी जरूरी है। और कंपनसेशन से कि जो पीड़ित है उनको एक सहायता मिलती है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से इसमें सीरियस है और सीरियस तरीके से इस जो प्रॉब्लम, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, उसका रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। इस पर राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, पर्टिकुलरली कांग्रेस राजनीति कर रही है, स्टेट में भी कर रही है, सेंटर में भी कर रही है। इतना सेंसिटिव मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये वर्षों पुराना मुद्दा है, ये कांग्रेस के जमाने का मुद्दा है। और वहां पे जिस तरीके से, क्योंकि कुछ पार्ट है जहाँ पे समतल एरिया है, जहाँ मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक रहती है, और बहुत बड़ा एरिया है जो पहाड़ी एरिया है, जंगलों का एरिया है, और वहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। और आदिवासियों के बीच में जिस तरीके से पिछले हमारे 60-65 साल में कन्वर्जन चला, या अंग्रेजों के जमाने में कन्वर्जन चला, तो उनकी जो रीति नीति है, उनकी जो परंपरा है, उनका जो बहुत सारा आप कह सकते धार्मिक विश्वास है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, आप बता रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या राज्य सरकार को, एन बीरेन सिंह की सरकार को क्या जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ये फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय जनजाति लोग हैं, जिनमें नागा और कुका आते हैं, ये लोग विद्रोह कर सकते हैं? वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि बहुसंख्यक है ये मैतेई समाज, और ऐसे में अगर आप इन्हें अनुसूचित जनजाति का तबका दे देंगे तब तो पूरे इलाके पर दबदबा हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके पे दबदबा हो जाएगा, ये वो कह रहे हैं, मेरा नहीं कहना है, ये वहाँ के लोग जो विद्रोह कर रहे हैं ये उनका कहना है। मैं वही बता कि हम किसी को झूठा नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, किसी को सही नहीं कह सकते। दोनों ही समुदाय, दोनों ही जनजातियां हैं, उनका अपना मानना है और उनकी अपनी डिमांड है, और दोनों की डिमांड वैलिड है। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें मीडिया डिबेट में हम कहें कि कोई गलत है कोई सही है, वो बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए चर्चा प्रचुर्चा चल रही है। खुद होम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए हुए हैं और सभी से बात कर रहे हैं और इसके बीच में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन का फायदा जो असामाजिक तत्व हैं, जो वहाँ पे पहले से भी उग्रवाद की घटनाएं करते रहे, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसको फ्यूल दे रहे हैं। अगर असामाजिक तत्व फ्यूल नहीं देते तो ये मुद्दा से इतना बड़ा, इतना गंभीर नहीं बनता। उनकी वजह से गंभीरता आई, उन्होंने बहुत सारी जगह आगजनी की, बहुत कई लोगों को मारा, और इस पे भी कंट्रोल करने का काम, और हमारी जो सरकार है 360 डिग्री काम कर रही है। असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने का, उन पे सख्त कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। समाज के सभी अंगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, और जो इफेक्टेड लोग हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन देने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके घर बन सके। अगर उनको नुकसान हुआ है तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देके कम से कम उनके दर्द को कम किया जा सके। टीना करणवीर कांग्रेस, ठीक है खेमचंद जी, टीना करणवीर हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति को मणिपुर को लेकर के। उस ज्ञापन में क्या था, सबसे पहले वो बताइए, और उसके बाद इस ज्ञापन के जरिए विपक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है मणिपुर के लिए? देखिए, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार बार ट्वीट करके और जनता के बीच ये कह रहे थे कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो वहां पर शांति बनी रहनी चाहिए। तो विपक्ष जो ये कह रहा है कि हम, जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि इस मामले पर शांति रखनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आज जिस तरीके से खड़गे जी राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, उसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से आप देखिए कि हिंसा जो है 3 मई से शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? कर्नाटक इलेक्शन के समय वो स्टार प्रचारक बने हुए थे, वो रैलियां लगातार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद, इनकी खुद की सांसद जो हैं, वो बार गुहार लगा रही थी, वीडियो डालकर वो एक जनता से और गृह मंत्री से कि हमारे राज्य को बचा लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि जो पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर जो है वो बहुत अहम राज्य है। आप सोचिए कि उस राज्य के अंदर लगातार 3 मई से हिंसा हो रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान किस बात पर दिया गया? आप देखिए, जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, कभी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, कभी वो अपना राज्य तिलक करवा रहे हैं। सारा समय उन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में लगाया, मार्केटिंग करने में, लेकिन मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया। इनको सिर्फ क्या चाहिए? इनको सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के बाद सत्ता चाहिए, सत्ता का लालच चाहिए। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बाय हुक एंड क्रुक, चोरी से या कैसे भी करके सरकार बनानी है, बस। ठीक है, संजय राणा हमारे साथ भी हैं। आपने टीना करणवीर को सुना, आपने तमाम मेहमानों को सुना, लेकिन ऐसे में लगातार मणिपुर से, क्योंकि आपने डे 1 से, जब मेरी कॉम, बहुत चर्चित नाम है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, फोटोज उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि मेरा शहर जल रहा है।
जल्द से जल्द मेरे शहर को बचाया जाना चाहिए। लगातार तस्वीरें आती रही और अब गृह मंत्री का 3 दिन का दौरा है और साथ ही जिस तरीके से मणिपुर जल चुका है उसमें अब सवाल यहाँ ये है, विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी देरी क्यों? इस मणिपुर की घटना को पहले ही रोका जा सकता था। क्या कहेंगे संजय राणा? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, मणिपुर की अगर हम बात करें तो उसके पहले उसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण समुदाय है। मैतेई समुदाय जो तकरीबन 52% आता है वो हिंदू है, और एक कुकी समाज आता है जो तकरीबन 45% है, और वो पहाड़ों पे रहता है। वो क्रिश्चियन को धर्म को मानता है। पागलस समाज है जो मुस्लिम धर्म को मानने वाला है वहाँ पे। तो जितने भी मैतेई समाज के लोग हैं, वो जो मणिपुर का टोटल स्ट्रक्चर है, पूरा जो क्षेत्रफल उसका 10% जगह पे रहता है और बड़ी फर्टाइल जगह है। और विधानसभा में अगर 60 सीट है तो 40 मैतेई समाज के लोगों की सीटें हैं। तो ये हो गया ज्योग्राफिक की बात। देखिए, ऐसा है कि जैसे 3 तारीख को एक घटना घटी थी 3 मई इस महीने में, तो इमीडिएटली आपने याद होगा कुलदीप सिंह जो डीजीपी थे सीआरपीएफ के, इमीडिएटली एडवाइजर अपॉइंट किया गया चीफ मिनिस्टर के। वो 5 तारीख को अपॉइंट हो गए थे और इमीडिएटली उन्होंने चार्ज ले लिया था। उसके बाद वो चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। तो नो डाउट अगर आप पूरी नॉर्थ ईस्ट को देखती हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलगाववाद था जो अभी थम चुका है। चाहे नागालैंड ले लीजिए, चाहे मिजोरम ले लीजिए, चाहे मणिपुर ले लीजिए, अरुणाचल में उतना नहीं था, लेकिन असम भी ले लीजिए तो अरुणाचल में उतना नहीं फैल पाया था, लेकिन बाकी जगह पे अलगाववाद या कह सकते आतंकवाद तो नहीं कहूंगा, अलगाववाद था जो कहीं ना कहीं कंट्रोल था। ये अपना सर फिर उठाना चालू कर दिया। जब भी देखिए 4 एक तरह से टेररिस्टों को मारे गया, सॉरी 4 नहीं 40 टेररिस्टों को मारा गया है कल परसों के दरमियान, जो भी इस घटना में लिप्त थे या इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त थे। तो गवर्नमेंट संज्ञान ले रही है। इसका सीरियसनेस प्रीति जी इससे लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री खुद वहां पे कैंप कर रहे हैं। अगर कोई कैंप कर रहा है इसका मतलब उस घटना कितनी सीरियस हो सकती है और उसको गवर्नमेंट कितनी सीरियसली ले रही है, ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि समाज में जहां पे घटना घटी है वहां पे क्रिश्चियन बहुल है, लेकिन बहुत सारे हिंदू लोग भी जो मैतेई समाज के लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, हम सबको यहाँ पे रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। उसमें अगर कुछ चीजें होती हैं तो सरकार का कार्य है कि उसमें इमीडिएटली एक्शन ले और चीजों को रिजॉल्व करे। हाँ, टीना कुछ कहना चाहती है। टीना हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2023 में है हम, और वहाँ पर क्या ऑर्डर दिया गया है, गवर्नर को क्या अधिकृत किया गया है कि शूट एंड साइट की ऑर्डर। ये कैसा देश है जहाँ पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं? इतनी नहीं, आप मुझे इस बात, 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप ये सोचिए कि किस राज्य, किस देश में रह रहे हैं हम जहाँ पर इस तरीके की। खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। खेमचंद जी की आवाज दीजिए, अनम्यूट कीजिए। खेमचंद जी आप म्यूट हैं क्या? आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। टीना जी किस तरीके की बातें कर रही हैं? हाँ, साइड के ऑर्डर किसके लिए? उग्रवादियों के लिए, आम लोगों के लिए थोड़ी है। और उग्रवाद आज का नहीं है, कांग्रेस के जमाने का। ये बीमारी भी कांग्रेस की बात बताइए, अगर नहीं होता, अगर वहाँ पे इस तरीके से सामाजिक बदलाव नहीं होता, डेमोग्राफी चेंज नहीं होती, समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। हमने तो समस्या को कंट्रोल किया है। आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखोगे और करोगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। भाजपा की सरकार है, 2001 में भी एक चीज सरकार। मैं बताना चाहता हूँ, जो टीना जी बोल रहे हैं, टीना जी शायद जीवन में कभी नॉर्थ ईस्ट। पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, डिबेट में पर्सनल कमेंट मत कीजिए। संजय राणा जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे तमाम जितने पर्सनल कमेंट नहीं दे रहे। ये चीजें बताना जरूरी है, आंख खोलना जरूरी है। इसमें पर्सनल कमेंट कहाँ से आ गया? मैं बोल नहीं, कौन कहाँ गया है नहीं गया, प्लीज अपने डिबेट पे बोलिए। आपको जो भी डिबेट मुद्दे पे बोलना वो बोलिए। बोलिए। जहां तक बात होती है नॉर्थ ईस्ट की, तो उनको यही नहीं पता कि 1993 में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे। हाँ। आपको पता है किसके बीच हुए थे? 2001 में समाज सरकार थी, किसके साथ दंगे हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मैडम, आपको लगता है या तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो आप अपनी कान को एकदम बंद कर रखा है। 1993 की बात कर रहा हूँ। पहले दंगे जब हुए थे 1993 में दंगे हुए थे, वो मुस्लिम और हिंदू मैतेई समाज में हुआ था। किसकी गवर्नमेंट थी मणिपुर में, जरा बता दीजिए। आप 2003 पे तो तुरंत आ गए, लेकिन आज का नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है। जैसे हमारे मित्र पत्रकार महोदय या बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये आज का अलगाववाद नहीं है। आप अलगाववाद वहां पहले से था, अभी अलगाववाद पे कंट्रोल लगा दी गई थी और अभी 40 आदमी मारे गए, अलगाववादी मारे गए कल परसों में। तो आप देख सकती हैं कि गवर्नमेंट कितना एक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बात करती हैं कि गवर्नर ने ऑर्डर दिया, देखिए गवर्नर एडवाइजर की उसका ऑर्डर देता है। रैली में गृह मंत्री ने क्या कहा था? अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो
कर्नाटक के अंदर हिंसा होगी, मैडम, मैं मणिपुर में देखिए तो मैडम, किसकी सरकार है, किसकी क्या बात जवाबदेही है, इस टीना, पर जवाब देंगे? डॉक्टर टीना, आप गंभीर नहीं लग रहे हैं। आप कांग्रेस बात की बोल रही है प्रवक्ता गंभीर नहीं लग रही मणिपुर है। कर्नाटका पे, आप यहाँ रहिए, मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं, जब नहीं आपको नहीं विषय एक नहीं सेकंड पता एक है, सेकंड अच्छा ठीक उस पे चर्चा करते हैं। है टीना वो खेमचंद जी, टीना की ये कह रही हैं, टीना का ये कहना है कि लगातार राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे थे मणिपुर के मुद्दे पर, वो पूछ भी रहे थे, बोल भी रहे थे कि अभी वक्त है इसमें केंद्र सरकार जल्दी से कोई एक्शन ले ताकि मणिपुर में हालात बदतर ना हो जाए। इस पर क्या कहें खेमचंद जी? हाँ हाँ प्रीति जी बताइए, राहुल गांधी से ट्वीट कर रहे थे चाइना के मुद्दे पे भी, हाँ। क्या चाइना से आके युद्ध करने लगे आदमी? हाँ। राहुल गांधी का ट्वीट चाइना और मणिपुर का कोई कंपैरिजन नहीं है, मणिपुर हमारा अपना राज्य है, चाइना हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है, क्या बात कर रहे हैं जिस आप? तरह आप बोल रही हो कि राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी ब्रह्मा, कि राहुल गांधी जो डिसाइड करेंगे वही हो जाएगा। विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस बोल रही है कि हम आवाज उठा रहे, आप लोग नहीं सुन रहे, गजब है। विपक्षी पार्टी का काम है सवाल उठाना। ये प्रीति बताइए, उनको पता कैसे चल जाता दंगे होने वाले, ये दंगे कराने वाले लोग आप लोग तो ये खेमचंद शर्मा को नहीं दिख रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? एक सेकंड रुक जाइए, गृह मंत्री को खेमचंद ब्रह्मा है क्या? शर्मा एक सेकंड खेमचंद जी बोलिए। प्रीति जी पहले हाँ। दिन से ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है, और इसमें तुरंत आप जो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही पुराना मुद्दा है, बहुत ही पुरानी ये कन्फ्लिक्ट है, और इसको एकदम से आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। हाँ, राहुल गांधी क्या कर रहे थे पहले दिन से ही? अगर विपक्ष अपना काम कर रहा है, कोई अपील नहीं की। विपक्ष कह रहा है कि मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो टीना कह रही है तो पहले कि से ही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी। हाँ। अगर आप हम सबको, अगर हम एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं और बोलिए, हमें डिस्प्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलिए। आपका ध्यान तो पहले से ही है, तो वैसे ही हमारा गवर्नमेंट का ध्यान तो पहले से ही था। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है, ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं पहले दिन से। इन्होंने, इनके स्टेट के लीडरशिप ने, इनके लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में जाके कहीं भी एक भी अपील नहीं की, लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों से बात नहीं की, शांति बनाने का कोई भी इन्होंने गंभीर आरोप है। आग में घी डालने का काम कांग्रेस करती है, राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, और इसीलिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आज आप लोगों की पार्टी की तरफ से एक राष्ट्रपति के पास आप लोग गए थे, उन्हें आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद जैसा कि अभी खेमचंद जी भी कह रहे हैं कि मणिपुर में भी आप जाकर के देखिए तो इनकी पार्टी मणिपुर का मुद्दा उठा नहीं रही है, उनको लेकर राजनीति कर रही है। बोलिए जी, देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि जब यही पार्लियामेंट बगल में जब वो भाषण दे रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्लीज और लड़कियां मणिपुर प्लीज टीना मणिपुर पे पूछती हूँ मैं आपसे, ये देश की, ये गृह मंत्री की विफलता है या नहीं है? ये देश के प्रधानमंत्री की विफलता है या नहीं है? अरे डिबेट में रहिए, डिबेट में मुद्दे पर इधर उधर की बात चली गई है, आगजनी हो रही है वहाँ पर। आप जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। आप सवाल पूछ रही हैं, आपके सवाल को मैं बढ़ा रही हूँ, लेकिन जब आपसे बीजेपी सवाल पूछ रही है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। टीना प्लीज इसको समझिए, बीजेपी कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार मणिपुर को लेकर के राजनीति कर रही है। जैसे आपने कर्नाटक का बार बार नाम लिया, मैं कह रही हूँ कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस मणिपुर को मुद्दा बना रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए, हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, आप मुझे बताइए प्रीति जी, या ये बीजेपी के प्रवक्ता बताए किस बात पे हमने राजनीति की? हम विपक्ष की जिम्मेदारी ना निभाएं, हम जनता की आवाज ना उठाएं? इस देश के अंदर आगजनी हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन आप लोग खामोश है। प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा कर रहे हैं, पीएम इस बोस, तब कहाँ गया पीएम बोस? देश को बदनाम ना करें। जब आप क्यों मणिपुर के लोग जो है वो आपके देश में आगजनी नहीं हो रही। आज नॉर्थ ईस्ट यूपीए के कंपैरिजन में 100 टाइम बेटर है। आज नॉर्थ ईस्ट शांति प्रिय है, नॉर्थ ईस्ट में सब लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। और मणिपुर पर
इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि मणिपुर हमारा राज्य इस वक्त जल रहा है, वहां लोगों की मौतें हो रही हैं, वहां झड़प हो रही है दो समुदायों में जो कि आदिवासी समुदाय हैं, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां 3 दिन के दौरे पर हैं। ऐसे में वापस चलेंगे डिबेट में, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, बीजेपी की तरफ से अपने स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे में हमारे साथ श्याम सुंदर जी। श्याम सर, अब मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी ये कि जब हाई कोर्ट ने परमिशन दिया, अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जब भी इस तरह के मौके होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बैकअप में अपनी तैयारी रखता है कि शायद ये ऐसा माहौल है हमारे राज्य का, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि मामला बहुत पुराना है, पेचीदा है, क्या राज्य सरकार की पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर ऐसा आज अगर फैसला आना है तो हमारे पास प्लानिंग है कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें प्लानिंग रखे, बैकअप रखे कि ऐसा कुछ हो तो हम निपट लेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरी जो प्लानिंग है, प्लानिंग कुछ दिखी नहीं। हाईकोर्ट का फैसला है, उसके बाद ही वहां राइट शुरू हो गए। श्याम सुंदर जी देखिए, जहां तक थोड़ा तेज बोलेंगे सर जी। अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे और खास तौर पर वहां जो जनजातीय इलाके हैं उनके बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं वहां पर कि वहां अभी भी अलग अलग जनजातियों के चीफ्टन्स होते हैं, उनके मुखिया होते हैं, और सरकार का कोई भी फैसला, सरकार की कोई भी योजना, सरकार का कोई भी बिल, कानून इन चीफ्टन्स की परमिशन के बिना उन इलाकों में लागू नहीं हो सकता है। संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है। अगर आप अनुसूची 6 और 7 को पढ़ेंगे तो उसमें उस तरह के प्रावधान हैं, और ये प्रावधान इसीलिए किए गए थे कि खास तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं और खास सांस्कृतिक पहचान है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो ताज़ा हिंसा है और जो लंबे समय से करीब 25 दिन से जो हिंसा चल रही है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर, जहां जातीय संघर्ष का इतिहास रहा है, जो बार बार सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर तो लंबा इतिहास रहा है। जब लंबा इतिहास रहा है तो आप सरकार को ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए था। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है पूर्वोत्तर राज्यों पर, न सिर्फ योजनाओं पर, बल्कि वहां पर जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर जो आईबी और रॉ और जो बाकी हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं जिनका काम है लगातार सरकार को ये फीडबैक देना कि वहां पर क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात ये है, आज आप जो भी कह लीजिए, विपक्ष पर जो भी आरोप लगा लीजिए, मीडिया के बारे में जो कह लीजिए, लेकिन राजनीतिक लीडरशिप जो होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, भरोसा बहाली सिर्फ और सिर्फ वो कर सकती है। आज अगर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाके बात कर रहे हैं, इसका निश्चित तौर पर पॉजिटिव परिणाम निकलेगा। जी बिल्कुल। हाँ। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में भरोसा जीतना, उन लोगों का जो कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, या उन लोगों का जो कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हाँ। उनमें भरोसा अगर कोई बहाल कर सकता है, कोई ट्रस्ट कायम कर सकता है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप कर सकती है। कोई एडवाइजर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बड़ा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बहुत सही जवाब। ये सवाल एक बार मैं प्रवक्ता बीजेपी के खेमचंद जी, बहुत सही कहा श्याम सुंदर जी। उन्होंने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पुराना मुद्दा है। ऐसे में जब आप पुराना मुद्दा मानकर चल रहे हैं, आपको पता है सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव चीजें, सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो ऐसे में तैयारी पहले से तो रखनी चाहिए थी कि अगर ये फैसला आता है हाईकोर्ट का, उसके बाद यहाँ हिंसा भड़क सकती है। सरकार आपकी है, आपको पता है वहां क्या करना है। उसके बाद अगर लापरवाही वहां नजर आती है जिसकी वजह से पूरा राज्य जलता है, तो इसमें ये सवाल उठेंगे ही उठेंगे। खेमचंद जी, जल्दी से जवाब। जी, तैयारियां थी, लेकिन आप एक परिस्थितियां समझिए, तो 90% एरिया है जंगल का एरिया है, पहाड़ों का एरिया है, जहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और वहाँ पे वो अलगाववादी लोग भी रहते हैं जो ऐसे मौकों की तलाश करते हैं और उसका उपयोग करके वो हिंसा फैलाने का या सामाजिक विघटन फैलाने का कार्य करते हैं। हमारी तैयारियां थी, संवाद भी किया गया, लोगों से संपर्क भी किया गया, समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि ये मुद्दा लंबे समय से कोर्ट में था, कोर्ट का डिसीजन आना था, सबको बताया। लेकिन जो असामाजिक तत्व है, उग्रवादी तत्व, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और जनता में अफवाह फैला के जनता के बीच में उन्होंने द्वेष फैलाने का काम किया, और कहीं ना कहीं इस कुचक्र की वजह से जनता को नुकसान हुआ, वहां पे हिंसा हुई। और हिंसा को अब आप कहें कि अब हम यहाँ बैठ के अगर एनालाइज करें कि कितनी तैयारी थी, कितनी नहीं तैयारी थी, क्योंकि वहां पे हिंसा हुई इसलिए तैयारी कम लग रही है, तो शायद हम बहुत जल्दबाजी करेंगे।
क्योंकि वहां पे आप हकीकत में देखोगे, जमीन पे देखोगे, तैयारियां थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि परिस्थितियों के बस वहां पे पूरी तरीके से हिंसा को रोका नहीं गया। उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा दम लगाए हुए है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसीलिए होम मिनिस्टर साहब वहां पे गए हुए हैं। इफेक्टेड लोगों की सहायता की जा रही है, उग्रवादियों पे कार्रवाई की जा रही है। समाज के बीच में हम लोग संवाद कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो बैठ के आप बातचीत करिए, कोर्ट में आप जा सकते हैं। दोनों ही पक्ष, जिसके खिलाफ अगर लग रहा है कि डिसीजन है वो भी कोर्ट में जा सकता है, जिसके फेवर में उनको लगता है कि वो भी, तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है। अभी ये मैटर ऐसा नहीं कि फाइनल हो गया, कोर्ट में आप जाइए, बातचीत करिए, संवैधानिक तौर पे आप लोग संवाद करिए। तो सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। संजय राणा, टीना कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हम लोग तो अगर विपक्ष अगर राष्ट्रपति जी से आज मिलकर आए, खड़गे जी पूरा डेलीगेशन मिलकर आया है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि इन्होंने इतनी देर कर दी वहां पर, ना कोई कानून व्यवस्था। देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कानून व्यवस्था कितनी लचीली है। जब कुछ घटना है या हिंसा बढ़ती है, उसके बाद जब विपक्ष आवाज उठाता है, कोविड के टाइम में भी हमने देखा था, कोविड के समय में भी आपने यही किया था, जब तक विपक्ष नहीं बोलेगा तब तक आप सोए रहेंगे। सरकार ने, जनता ने राहुल गांधी अच्छा ठीक है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब अच्छा दवाई के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है। अच्छा, दवाई को लोग क्रिटिसाइज, टीना, लेकिन इसको हमेशा रॉन्ग साइड इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं टीना, क्योंकि अमित शाह कल से ही गए हुए हैं, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि गृह मंत्री जैसे ही वहां जाएंगे उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास ज्ञापन लेके पहुंचेंगे। देखिए प्रीति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि विपक्ष के लोग, चाहे सुप्रिया जी हो, चाहे कोई, जयराम रमेश, लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजय जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में बातचीत कर रहे थे, और इस हिंसा जो बढ़ रही थी इस पर लगातार बातचीत कर रहे थे। वो जनता के बीच बता रहे थे कि जो सत्ता पक्ष है उसको कदम उठानी चाहिए, लेकिन ये कदम उठाएंगे कैसे, इनके पास समय कहाँ है, क्योंकि ये तो व्यस्त थे ये अपना राज तिलक कराने में, कभी विदेशी यात्रा करने में। व्यवस्था तो इनकी यहाँ रहती है, जहाँ पहले वोट ले लेते हैं, वोट के बाद ये जनता को भूल जाते हैं कि कौन जनता, बस वोट की। अच्छा ठीक है संजय राणा जी, मैं समझ गई। संजय राणा जी, जैसा कि अभी श्याम सुंदर जी ने कहा, जैसा कि आपने पहले स्टार्टिंग में कहा कि जब ये हिंसा भड़की है उसके बाद अब देखिए केंद्र से आपने चीफ सेक्रेटरी लेवल की बात की कि लोग गए थे वहां, बातचीत कर रहे थे, लेकिन बहुत जेन्युइन उन्होंने कहा श्याम जी ने कि ठीक है आपने तो भेजा, चलिए चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को आपने भेज दिया, उनकी बातों का वेटेज और साथ ही गृह मंत्री खुद वहां जाए, उनकी बातों का वेटेज, लोगों तक पहुंचना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, भरोसे में लेना और ये कहना कि आपका राज्य सुरक्षित है, अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो हम साथ में खड़े हैं, हम होने नहीं देंगे। हाई कोर्ट का अगर कुछ फैसला आया है तो उसे लेकर के, जैसा कि रणनीति चल रही है, अब आगे अंदर खाने क्या बातचीत है वो जब आएगी तब पता चलेगा। फिलहाल जो श्याम जी कह रहे हैं उसमें बात में बहुत लॉजिक है कि क्या गृह मंत्री जी को पहले नहीं जाना चाहिए था मणिपुर? देखिए ऐसा है कि प्रीति जी, मैं श्याम जी की बातों से आधे में इत्तेफाक रखता हूँ, आधे से नहीं रखता हूँ। देखिए ऐसा होता है, दो काम होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एक होता है राजनीतिक लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काम करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मणिपुर की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो ये म्यांमार से सटा हुआ है और उसकी बॉर्डर लगता है। नंबर वन, ये जो इंसिडेंट्स है यहाँ पे घटनाएं तकरीबन 60 साल से चल रही। मैं आपको आंकड़े देता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। 2014 में बीएसएफ के एम्बुश पे अटैक किया गया था टेररिस्ट को, जो जनवरी में, तो ये बोल देंगे मोदी के आने के बाद, इसमें 10 बीएसएफ के जवान मर गए थे। 2007 में सीआरपीएफ के एम्बुश पे अटैक किया गया था, 10 सीआरपीएफ के जवान मरे थे। 2009 में अटैक किया गया था सीआरपीएफ के, 2010 में। 2092 से लेकर 2015 के बीच 2248 सिविलियन मरे हैं, 2763 नॉन स्टेट सिक्योरिटी वाले मरे हैं और 984 सिक्योरिटी पर्सन्स मरे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा शांति का जगह रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रही हैं। अब आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि बिल्कुल आपने, श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कबीले होते हैं, कबीले को सरदार होते हैं, तो वहां पे लोकल लीडरशिप को आगाह किया गया था, लोकल लीडरशिप को बोला गया था जाइए समझाइए अपने लोगों को। शायद वो काम कर रहे थे, ये काम हो सकता था, थोड़े पहले हो सकता था, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अमित शाह जी आज गए, लेकिन आपको याद होगा जब 3 तारीख इंसिडेंट हो गए तो 3 दिन तक अमित शाह जी ने कैंप किया हुआ था दिल्ली में और उस पर कार्रवाई कर रहे थे। फिजिकली नहीं थे, लेकिन हाँ मेंटली वो वहां पे थे और अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और अपने जो लीडरशिप है वहां पे उनको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लेकिन हाँ, इनका जाने का बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। दोनों समुदाय या दोनों जो ट्राइबल है उनमें कहीं ना कहीं जो मतभेद या कंफ्यूजन है, इसको मैं कंफ्यूजन बोलता हूं, मतभेद नहीं बोलूंगा, कंफ्यूजन है। क्योंकि मैतेई समाज जो है वो ऑलरेडी ट्राइबल है, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल नहीं है, अनुसूचित जनजाति में उनको आना था।
उससे ऐसा नहीं कि किसी का जो परसेंटेज वो कम हो गया, कोई परसेंटेज कम नहीं हो गया। श्याम सुंदर जी आपकी बातों से थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से उनका रुख करना पड़ेगा। मुस्कुरा रहे हैं जरूर, आपके जहन में कुछ चल रहा है। राणा जी, आपने काफी डिटेल में क्रोनोलॉजी बताई है, इसमें कोई डाउट ही किसी को नहीं है कि बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत पुराना मामला है। लेकिन किस समुदाय, आप उसको कबीले कहकर, कबीलों के सरदार कहकर, या ये कहकर कि वो 48% क्रिश्चियन हो चुके हैं, मैती हिंदू हैं, आप खारिज नहीं कर सकते जो ग्राउंड पे हुआ है। वो भारत का एक अहम राज्य है, बॉर्डर का राज्य है, वहाँ के बारे में सरकारों को हमेशा से चिंता रही है, इस सरकार को भी है। सरकारों से चूक होती है और जवाबदेही भी सरकार की होनी चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि किस समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा, इसमें किसी कोर्ट का कोई भी रोल नहीं हो सकता है। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो स्टेट से शुरू होता है और वो फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से होता हुआ, आरजीआई से होता हुआ, गृह मंत्रालय से होता हुआ, कैबिनेट से होता हुआ संसद में आता है। संसद में कई प्रस्ताव अब रिसेंटली सरकार लेके आई है, चाहे हिमाचल के हाटियों का सवाल हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से जुड़े हुए कई समुदायों के प्रस्ताव लेकर आए, और हर बार सरकार को यह चेताया गया कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर आपको सोच समझ के एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। इस पे भी सरकार आज की कह सकती है कि पहले से जो होता है हम तो उसी पद्धति का पालन कर रहे हैं। तो समझने के, और खास तौर पर चाहे वो क्रिश्चियन हैं चाहे वो हिंदू हैं, लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे, उनके लिए जो उनकी संस्कृति है, जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं और जमीन के साथ जो उनका जुड़ाव है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। अगर जरा सा भी उन्हें ये आशंका हो जाए कि उनकी जमीन पर किसी और को बसने की इजाजत दे दी जाएगी, भड़क जाते हैं, हाँ, उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। संजय राणा जी जल्दी से, उसके बाद जी मैं ये बोला तो मैं तो वहाँ पे हमारा बचपना गुजरा है। हिमाचल प्रदेश के 8-10 डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूँ, मतलब जो शहर है वहाँ पे मुख्य, वहाँ पे मेरा बचपना गुजरा, तो मैं समझता हूँ ट्राइबल कैसे होते हैं, और उनके बाद साथ में बड़ा भी हुआ हूँ। देखिए, आपने जो बात बोली कि बिल्कुल कोई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती, कोर्ट का काम है कंफ्यूजन को दूर करना और कानून बनाना, संविधान, ये पार्लियामेंट का काम है। तो वो जो कंफ्यूजन था वो कोर्ट ने दूर किया, और इसका लेकिन कहीं ना कहीं इसको कंफ्यूजन कोर्ट ने नहीं, कोर्ट ने क्या किया, नहीं अब यही समझने की फेर हो जाता है कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, उन्होंने दे हैव क्रॉस्ड देयर लाइन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, कोई भी कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उन्होंने कहा तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। प्रॉब्लम आजकल क्या है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए टीवी डिबेट में, लेकिन आजकल अपनी पर्सनल कमेंट्स जो जजेस है बहुत ज्यादा देने लगे हैं, जिनको नहीं देना चाहिए। उनको अगर लगता है हाई कोर्ट का निर्णय गलत है तो उनको संज्ञान में लेकर के लार्जर बेंच में लाना चाहिए कि बड़ा संवेदनशील मैटर है, 5 जजेस की बेंच बना देते, 7 जजेस की बेंच बना देते, फैसला दे देते, या बोलते गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन कर देते कि गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन लेकर के इस पे कानून बनाए, इसको रखना चाहिए या ना नहीं रखना चाहिए। और ना रखने का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो पॉपुलेशन जिनकी, जिसमें 8वीं सदी से जिनकी इतिहास है, उनको आप जनजाति में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पे नहीं रहते, नॉट ओनली प्लेन पे रहते हैं, 10% भूभाग में रहते हैं मणिपुर के। तो क्या वो चीजें गवर्नमेंट, यानी सोशल, जो कल्चरल सोशल अरेंजमेंट होता है, उसको गवर्नमेंट को बैठ के समाधान निकालना चाहिए, और समाधान का दोनों पार्टियों को समझाना चाहिए। कोर्ट का कोई भी हो, चाहे सुप्रीम हो चाहे वो हाई कोर्ट है, वो सिर्फ कंफ्यूजन दूर कर सकती है और संज्ञान दे सकती है, इससे कुछ नहीं कर सकती। हमने 12 मांगे जो हैं वो राष्ट्रपति जी के सामने रखी हैं। क्यों रखी हैं 12 मांगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के विकास, जनता के हित के लिए, आप सोचिए कि वहां पर जब ये हिंसा भड़क रही है, लेकिन इसके समस्या के समाधान पर बात नहीं हो रही है कि जितने भी जो विस्थापित हुए हैं वहां के नागरिक, उनको वापस पुनर्वास किया जाना चाहिए, रिलीफ कैंप लगाने चाहिए जितना हो सके, और जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए वहां जाकर गृह मंत्री गए तो हैं, पर हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जो है मुझे लगता है फोटो खिंचा के फिर वो वापस आ जाएंगे। मुआवजे का ऐलान किया, मुआवजे का ऐलान किया है, पर मुआवजा मिलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे तो इन्होंने कहा था कि 2022 में हम
किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो वो तो आज तक नहीं हुआ, 2022 भी चला गया। तो इनके जो वादे हैं वो तो खैर खोखले होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये कर भी रहे हैं हम उम्मीद। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जितना हो सके जो मणिपुर में जितनी हिंसा की वजह से जो नुकसान हुआ है और जो राज्य को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। ठीक है खेमचंद जी। बहुत तेजी से सामान्य हो रही है। जो दुष्प्रचार फैलाया गया था उसकी जो घटनाएं वो हट रही हैं। दुष्प्रचार का जो परिणाम लोगों में उनके दिमाग में कंफ्यूजन थी वो हट रही है और 360 डिग्री पे सरकार काम कर रही है। जो इफेक्टेड लोग हैं उनको सहायता दी जा रही है। अभी मैडम शायद या तो पढ़ती नहीं, या देखती नहीं, या समझती नहीं, या वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं लेती। रिलीफ कैंप की बात आज कर, रिलीफ कैंप फर्स्ट डे से ही मणिपुर में भी और मणिपुर के बाहर भी जहाँ इफेक्टेड लोग हैं वहां से गए, विस्थापित हुए, उनकी पूरी सहायता की जा रही है, पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, पूरा सहयोग। तो फिर आपकी सांसद क्यों कह रही थी? पूरी सरकार, आपकी सांसद क्यों बोल रही थी? गवर्नमेंट पूरी तरीके से कौन बोल रहा है? आप क्या बातें कर रहे हो? और आप एक बात बताओ, आपका कौन सा नेता मणिपुर में गया? आपकी मणिपुर की लोकल टीम ने कब वहां पे अपील की कि शांति बनाए रखें, ये गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं और अफवाहों पे ध्यान ना दें। उग्रवादी अपना जो इस समय अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर, किसी ने नहीं कहा। आप सिर्फ विशुद्ध रूप से ट्वीट करके राजनीति कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं, दुष्प्रचार फैलाने का कर रहे हैं। तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जो हिंसा वहां पे फैला रहे हैं? जनता ने आपको वोट दिया था सर, एक बात का जवाब दीजिए खेमचंद शर्मा जी। जनता ने आपको वोट दिया था, जनता ने आपको वोट दिया था, फिर ये हिंसा कैसे बढ़ रही है? जहाँ जहाँ आपकी राज्य, चाहे दिल्ली के अंदर देखिए किस तरीके से आपकी जहाँ सरकार है, फिर क्यों दंगे हुए? फिर क्यों दंगे हुए? इसका जवाब दीजिए ना। करना नहीं है। आप ग्राउंड पे जाके आपने कोई काम किया नहीं, आपने किसी से बात की नहीं, आपने किसी से अनुरोध किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने विशुद्ध रूप से अफवाह फैलाई है। आपने आग में घी डालने का काम किया है। यही कांग्रेस का काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाना। लेकिन ये टीना ये है, ये सवाल उठ रहे हैं जैसा कि खेमचंद जी कह रहे हैं। ये सवाल जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा कि अगर आप कह रही हो कि मणिपुर में इस तरह की घटना हो रही है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा था, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मणिपुर आज जब गृह मंत्री कल गए हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। अगर इतनी चिंता थी तो पहले राष्ट्रपति के पास पहुंच जाना चाहिए था। आज ही के दिन क्यों चुना गया कि हम ज्ञापन मेमोरेंडम लेकर के आज ही जाएंगे क्योंकि गृह मंत्री वहां गए हुए? जवाब दे देंगे टीना। जब राष्ट्रपति जी के से जब राष्ट्रपति समय देंगी तब तो मिला जाएगा राष्ट्रपति से, पहली एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग तो लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये लोग सीरियस कहाँ ले रहे हैं विपक्ष को? ये तो ना संसद में बोलने देते हैं, सुनने की तो इनकी वही नहीं है, सब क्षमता ही नहीं है कि विपक्ष को सुना जाए, विपक्ष कोई जिम्मेदारी की कोई बात कह रहा है। ठीक है। श्याम सुंदर जी की तरफ हम लोग रुक करेंगे। श्याम सुंदर जी, विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से चाहे जो भी दलीलें दे दे, लेकिन अब इस मैटर पे तो भी कांग्रेस को घेरना पड़ेगा या फिर घिरती नजर आती है। जिस तरीके से आप देखिए, कांग्रेस कह तो रही है कि हम मणिपुर पर लगातार सवाल उठा रहे थे, मणिपुर पर राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन आज का दिन चुनना, आपको ज्ञापन ही सौंपना था और आप इतने ज्यादा देश के लिए कंसर्न हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि सरकार नहीं गई, उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों को गृह मंत्री अमित शाह को पहले जाना चाहिए था, लेकिन ये बातें पहले भी हो सकती थी। आप ज्ञापन के लिए रुकते हैं, आपने डेट और समय देखा कि गृह मंत्री वहां जाएंगे तब हम ज्ञापन देंगे। अब ये जो है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है, इसको कैसे देखेंगे आप? तो देखिए, राजनीति में चितपट का खेल चलता रहता है। हो सकता है कि ये सोच समझ के देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज का दिन चुना हो, कोई बुराई नहीं है। बीजेपी भी ये करती रही है, बीजेपी भी विपक्ष में रही है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, उनको याद होगा 13 मई को सारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा है कि 10 कुकी विधायक जो मणिपुर के हैं उन्होंने अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की मणिपुर में, उसमें से 6 बीजेपी के हैं। क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की जो बात है और जब बात आती है आपके सामुदायिक पहचान की, आपकी अस्मिता की, सांस्कृतिक पहचान की, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में, तो राजनीतिक पार्टियों की लाइन ब्लर हो जाती है। पूर्वोत्तर राज्य में हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके साथ वहां की सरकारें, वहां के पॉलिटिशियंस चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं तो विपक्ष ने किस दिन क्या दिन चुना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि जो घटनाएं हुई और जो घटनाएं हो रही हैं उनको कितने बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। और लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में अगर अधिकार है सरकार का नीति बनाने का तो जवाबदेही भी है। और विपक्ष को इतनी छूट तो होनी ही चाहिए कि वो राष्ट्रपति को जाके ज्ञापन दे दे। खेमचंद जी, देखिए श्याम जी की बातों पर क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने ज्ञापन क्या है, देना भी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन महीने के बाद ज्ञापन दे रहे हो, लगातार आप सिर्फ पीसी कर रहे हो, आपकी भी ड्यूटी बनती है। इन्फॉर्मेशन फैली हुई है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी फैला रहे हैं। सरकार तो आपकी है, करने का प्रयास करते हैं। सरकार तो भाजपा की है। हमारे कार्यकर्ता कम हो, सरकार तो काम क्यों कर सो रही रहे है थे? मैडम। आप लोग क्यों सो रहे थे अब तक? सबका आप जिम्मेदारी क्या हमारा होती है, इंतजार कर रहे थे कि हम जिम्मेदारी ज्ञापन होती है, देंगे सभी तब आप सिटीजन की बोलेंगे? जिम्मेदारी होती है। आज आपने ये बता दिया आप कि किसका इंतजार कांग्रेस कर रहे थे? रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं किसका है, इंतजार कर रहे सिर्फ थे सरकार इतने की समय तक? जिम्मेदारी है, सिर्फ नहीं, सरकारी जिम्मेदार नहीं, है, आप लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी कुछ सरकारी भी नहीं अच्छा है। काम कर रही है, आप लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी सरकारी कुछ हिंसा भी को है। रोकने का काम कर रही है। हम आप कर लोगों रहे की हैं, जिम्मेदारी हम कुछ करते नहीं है, रहिए। सिर्फ भाषण आप देने सिर्फ की है, अफवाह फैलाते सिर्फ रहिए। स्टार प्रचारक बनने की है। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में स्टार प्रचारक बने हुए थे, और वो देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं क्या, जो स्टार प्रचारक बने घूम रहे थे? मणिपुर पर बोलना चाहिए था हमको। चल रहे हैं, हम लोग तो काम वैसे कर भी रहे हैं, ऐसे हम मुद्दे पर मणिपुर तो को बोलेंगे ही हिंसा नहीं। से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ पे सदी में भाईचारा बढ़े उसका प्रयास कर रहे संजय हैं। राणा आप लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करें, डिवीजन संजय फैलाने राणा का काम करें। एक नेता नहीं बता सकते कि जिसने मणिपुर में जाके हाँ, संजय हिंसा राणा। को रोकने की या भाईचारा फैलाने की बात की हो। हाँ, संजय देखिए, राणा। मैं पूरी डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हमें एक चीज समझ नहीं आई। हमारी जो मित्र डॉक्टर टीना बैठी हुई है, बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैडम, आपने पूरे अभी तक जब से इंसिडेंट हुआ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कल वाली और एक 5 दिन पहले वाली। इस तरह की भ्रमत नहीं फैलाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अजय कुमार ने नहीं की। अरे मैडम, मैं आपको तो समस्या ये है ना कि आपको तो नंबर नहीं पता है। मैं नंबर बता रहा हूँ, तो 5 दिन पहले और कल, यानी आज कल जो भी गिन लीजिए। नहीं, इससे पहले जयराम रमेश जी नहीं बोल रहे थे, सुप्रिया सिंडेट नहीं बोल रही थी। अरे मैडम, आप क्या काउंट कर रही थी कितनी कांग्रेस ने की? कितनी मैडम, कांग्रेस ने मैडम, समस्या आपके साथ क्या है ना, आप कंफ्यूज, आप नहीं, कंफ्यूज पार्टी की कंफ्यूज प्रवक्ता है आप। बताए क्यों? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पे बोलना अलग है, मैं अपने यूट्यूब पे ज्ञान दूं वो अलग है, टीवी पे आके ज्ञान दूं वो अलग है। चीजों को समझिए। लेकिन ये मैं इस पे भाग नहीं रहा हूं। नंबर 2, आप अभी बोल रही थी कि भैया इतने लोगों को विस्थापित हो गए, कितने कैंप, 10 कैंप बनाए गए हैं आर्मी द्वारा और असम राइफल द्वारा। ये आर्मी और असम राइफल के अंतर्गत लोग रह रहे हैं। तकरीबन 23,000 लोग इंफेक्टेड है, जिसमें 9,500 लोग मितई समाज से आते हैं और 10,000 कुकी समाज से आते हैं। नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके पास नंबर भी नहीं होंगे। जो पहले हुआ है 92 से लेकर 2015 तक मैंने आंकड़े गिनाए हैं, उनको कितने को आपने रिलीफ में भेज दिया था। देखिए, ये तर्क और कुतर्क करने का समय नहीं है। ये समय है कि अगर देश में कहीं भी समस्या हो रही है तो ज्वाइंटली पक्ष और विपक्ष बैठ के कैसे समाधान ढूंढे, जो ढूंढना चाहिए। आप बोल रहे हो कि कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन नहीं होता तो 3 तारीख की घटना, कुलदीप सिंह डीजीपी थे सीआरपीएफ के, उनको भेजा गया, उनके बारे में पता हो मिलिटेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स अगर कोई अधिकारी को भेजा जाता है तो दिखाता है सीरियसनेस है। लेकिन ये भी नहीं, मैं बोलने से गुरेज करता हूं कि सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिवली और एग्रेसिवली रहना चाहिए था। ये अंदेशा होना चाहिए था। ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इनको क्यों नहीं पता चला। तो ये भी एक चिंतन के विषय सरकार को सोचना चाहिए। और सब हाँ, बोले संजय जी, आपने मेरे बारे में जो बोला, लेकिन आप ये देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या झूठी है? ये जो सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई, इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? सरकार से सवाल पूछिए ना। आप किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? आप किसके? भाजपा की राजनीति, भाजपा के प्रवक्ता हैं आप? देखिए, नहीं, आपको राजनीति क्या, आपको सरकार मैं से सवाल पूछना चाहिए ईमानदारी से, अगर आप देश के सच्चे नागरिक होते तो। आपने बोलिए, मैं बोलूं? ये बताइए, बम ब्लास्ट जब हुआ तो किसकी राजनीति आप कर रहे थे? 93 का कितने लोग मरे थे, आपने क्या कर दिया? तो आप तो ये भाजपा तो ये कांग्रेस से अच्छी राजनीति करते हैं, तो फिर कहाँ है राजनीति अच्छी? क्यों हिंसा हो रही है? नहीं, आप बताइए ना, क्यों हिंसा हो रही है? 84 में हिंसा क्यों हो रही है? फिर सिखों को आप भाजपा से पूछना चाहिए ना आपको सवाल, ईमानदारी से, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के तो। मैं जिम्मेवार नागरिक हूँ। नहीं, आप जिम्मेदार नागरिक नहीं है। लेकिन मैं आपकी तरह ना आप दोहरा चरित्र लेके नहीं बैठता हूँ। चापलूस व्यक्ति हैं, राहुल गांधी आके बैठ गए हैं
नहीं, वो आप बताने चापलूस लगे, व्यक्ति हैं इसलिए इस दंगे तरीके होने की वाले बातें हैं। कर रहे हैं। मैं वकील आपको करके आंकड़े दे रहा हूं, तो आप भागने आपको लगती हैं। प्रवक्ता आपको तो बन नंबर भी ही नहीं पता जाएंगे है। आप, लेकिन आपको आप तो ये भी नहीं पता देश कितने के लोग सच्चे मरे हैं। नागरिक नहीं है। आपको तो कुछ समस्या आप ये सच्चे है नागरिक हो- चलिए, फाइनल कम से कम आ करके तथ्यों पे बात कर लेती है। आप फाइनल तो कमेंट। तथ्य में नहीं है, आपको ये नहीं पता कितने बार फाइनल press कमेंट, conference हुई है। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, शुरुआत श्याम सुंदर जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा से काफ़ी संवेदनशील रहा है। लंबी जातीय हिंसा का दौर देखा है। ये जो दौर है इसको जिम्मेदारी के साथ जितना हो सके पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको गंभीरता से लेके सबसे पहले तो उन अपने नेताओं को जो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं अपनी ही पार्टी के, उनको कन्विंस करना पड़ेगा जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। तो इससे इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नेशनल मीडिया को भी इसमें जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए और ज़्यादा रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर यह घटना मणिपुर की जगह किसी और राज्य में हुई होती तो देश में ज़्यादा बड़ी चर्चा हो रही होती इसकी। ठीक है, खेमचंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, सरकार पूरी तरीके से और सीरियस तरीके से मैटर को हैंडल कर रही है। सभी के साथ बातचीत चल रही है, सबको सहायता पहुंचाई जा रही है। जो अफेक्टेड लोग हैं उनको जो भी सहायता दी जानी चाहिए वो दे रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कांग्रेस को सद्बुद्धि दें, वो भी कंस्ट्रक्टिव बात करें और कम से कम एक बार भी प्रवक्ता साहब ने, जो कांग्रेसी प्रवक्ता बैठे, उन्होंने ये नहीं बोला कि शांति बनाए रखनी चाहिए। वहाँ पे हमारे जो नेता हैं वो भी वहाँ पे जाके लगेंगे, ग्राउंड पे बात करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की बजाय वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे भी काम करे। हमारे कार्यकर्ता नेता ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे गृहमंत्री साहब वहाँ पे गए हैं, सरकार काम कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं और स्थिति ऑलमोस्ट सामान्य हो चुकी है। हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। मणिपुर में इतने भयंकर दंगे हुए, ये गृह मंत्री की विफलता है, ये बीरेंद्र सिंह की भी विफलता है कि इनकी सरकार, इनके शासन के समय ये इतनी दंगे हो रहे हैं। और मेरा अंत में यही कहना है कि कानून व्यवस्था अच्छे से बनानी चाहिए और शांति की अपील करती हूं। कमेंट संजय राणा जी। प्रीति, देखिए ऐसा है कि 23,000 या 24,000 जो नंबर है वो हमारे देश के अपने नागरिक हैं। चाहे वो किसी के साथ भी अन्याय होता है, किसी के साथ भी दुखद घटना घटती है, हम सबके साथ घटी हुई घटना होती है, उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और विपक्ष को भी थोड़ा सा संयम बनाए रखना चाहिए और कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह राजनीति कर सकते हैं। लाशों के ढेरों पे राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ में आपने देखा कैसे मणिपुर का मुद्दा जो है इंडिया के सवाल में हमने आपको दिखाया कैसे मणिपुर इस वक्त चल रहा है, उसके कारण क्या है, कहां सरकार विफल रही है। जैसा कि लगातार विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है कि इतनी देरी क्यों हुई, क्यों पहले से ही केंद्र सरकार ने दखलंदाजी नहीं की थी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और